हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सिलेबस आपका स्टार्ट हो गया होगा थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना। लाइक तीन चार चैप्टर आपके हर सब्जेक्ट में हो गए होंगे, स्पेशली मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। सो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सीबीएसई से रिलेटेड टॉपिक्स की, या हम कंसीडर कर रहे हैं अभी साइंस जो कि सीबीएसई का सिलेबस है। हम सीबीएसई का बेसिकली सिलेबस कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेन बात हम देखें तो यहाँ पर ना आप ध्यान रखना अपने पढ़ाई के टाइम पे कि जो आपके एग्ज़ाम्स में मेन फोकस रहना चाहिए ना आपका सब्जेक्ट्स में, वो साइंस, एसएसटी और मैथ्स पे रहना चाहिए। इन तीन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस में लेके चलना आप, ठीक है। मतलब साइंस में आपको जो फिज़िक्स हो गया, जो आपका केमिस्ट्री हो गया, जो आपका बायो हो गया, है ना। एसएसटी में मतलब मैं अभी बेसिकली सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इको हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो कोशिश करना कि यहाँ पर ये दोनों ऑल्टरनेट जाने चाहिए, कि ऑल्टरनेट इन द सेंस कि एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, और इसके साथ ये पैरेलल चलनी चाहिए बायो आपकी, कि बायो के एक टॉपिक दो टॉपिक, एक टॉपिक दो टॉपिक, एक आपने रिवाइज़ कर लिया, एक आपने नया पढ़ लिया, एक आपने रिवाइज़ करा, एक आपने नया पढ़ा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऑल्टरनेट, मतलब एक आपने फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा। जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे तो आप फिज़िक्स का वही पुराना चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो पूरा जाता है वो 2 घंटे के लिए जाता है। मतलब आप साइंस डेली 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे। एसएसटी स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लग सकती है, आपको लग सकता है, बट इतना ज़्यादा होता नहीं है इसमें। मेन आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप इसमें हिस्ट्री ख़त्म कर दो। हिस्ट्री में ज़्यादा डीप डाउन एक बार आप ख़त्म कर दो, 2 महीने में हिस्ट्री ख़त्म कर दो। और उसके बाद मेन फोकस रखो कि आप ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। इसको जल्दी ख़त्म करना है, उसको नंबर ऑफ़ टाइम रिवाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर से आंसर राइटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले हिस्ट्री को प्रायोरिटी दो, और यहाँ पर हिस्ट्री चलता रहेगा, हिस्ट्री में कोई गैप नहीं आएगा। यहाँ पर आप इसको अल्टरनेट लीजिए कि सिविक्स इको और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी यहाँ पर भी सेम काम करेगी। कैसे? जैसे कि बायो करती है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि इसमें 2 घंटे लगे, 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं देने, है ना। 2 घंटे देना हो जाएगा उससे। बाकी जो मैथ्स में तो सिंपल चलेगा कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ें चलेंगी। 10+10 का रूल, 10 क्वेश्चन रिवीजन के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो आप नए सीखेंगे। अगर आपने 10+10 रूल चला लिया इसमें, यही 10+10 रूल आगे जाके अगर आप डेली के 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं इसमें अलग अलग टॉपिक से, और नए 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा स्टेबल ग्रोथ रहेगा इसमें। ये जो पूरा गेम जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ये अक्टूबर तक का है। अक्टूबर तक का, सिर्फ अक्टूबर तक आपको ये ही पैटर्न लेके चलना है, जिससे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए और आपका रिवीजन भी बेटर कंसिस्टेंटली चलता रहे। इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको कि आपका सारा ऑलमोस्ट सिलेबस आपका अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपका मैथ्स का थोड़ा बहुत बचे, बट वहाँ पे आपका रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स में सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इनको आप कभी भी ना याद मत करना, इनको लिख कर देखना। इसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला रखना अपना, लर्न प्लस राइट का फॉर्मूला, ठीक है। लर्न प्लस राइट का फॉर्मूला है हिस्ट्री के लिए। तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो इसको कोशिश करना कि फॉलो करना, जिसको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, कहाँ करूँ, कितना टाइम किसको दूँ, कैसे होगा। और अक्टूबर तक तो भी शांत रहो, हाफ रिलीज दो अपने अच्छे से, है ना। अभी छुट्टियाँ हैं, 1 महीना लगभग आपके पास बचा है, उसमें आप इस चीज़ को पूरा फॉलो करो, है ना। 5 घंटे का टाइम निकल के आता है। दो इसको सुबह, मतलब इसको एक साथ मत कोशिश करना कि सुबह 2 घंटे दे दिए, दिन में 2 घंटे दे दिए, रात को 1 घंटा दे दिया मैथ्स को। तो ऐसे आप लेके चल सकते हैं इसको, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि हम अपना जो सिलेबस है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसके लिए किक स्टार्ट रख सकते हैं कि जहाँ पर हम रूटीन फॉलो करें। रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। और
हम जैसे कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, बट इस चैप्टर को ख़त्म करने में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बिकॉज थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स पे। बाकी इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि आए वीडियोस में, बट वो चीज़ कभी कभी हो नहीं पाती उतने अच्छे ढंग से। बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे, चाहे वीडियोस छोटी बने या लॉन्ग बने, बट हम कंसिस्टेंटली एक आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपको भी एक चीज़, एक हेल्प मिले अपने टॉपिक्स को ख़त्म करने में। बाकी इसके साथ कोशिश करें कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको लिख के ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर राइटिंग कितना जा रहा है। क्योंकि जो बोर्ड जो ओरल तो नहीं है कि मैं याद करके सुना दूंगा, ओरल नहीं होते ना बोर्ड्स, लिख के देना पड़ता आंसर। तो जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी राइटिंग भी इन्हेंस होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक्स। वैसे एक ही में कंसिडर होते हैं, एक है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेटिंग करंट। इन टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसके बारे में अगर हम बात करें सिंपल, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो डायरेक्ट करंट को हम नॉर्मल भाषा में डीसी बोल देते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोल देते हैं? एसी बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अब दूसरी बात, जब हम देखें कि डायरेक्ट करंट होता क्या है, डायरेक्ट करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करंट का सिंपल सा जो डेफिनेशन निकल के आता है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन रिमेन द सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, इट डिनोटेड बाय डीसी। यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है या तो वो कांस्टेंट हो या वो वेरिएबल हो, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, जो मैग्नीट्यूड है या तो वो कांस्टेंट हो या तो वो कैसा हो, वो वेरिएबल हो, मतलब बदल रहा हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं डीसी से, जैसे हमने अभी देखा भी, हमने इसको डिनोट करा डीसी से। प्लस इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं वोल्टेज सेल अगर हम बात करें, या ड्राई सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर्स, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं तो डायरेक्ट करंट में सीधा सीधा एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, वो या तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, या तो वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। वो क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, या तो वो सिंपल से अगर हम बात करें, या तो कांस्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना, या तो क्या है, वेरिएबल है, बदल रहा है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक चीज़ निकल के आती है डायरेक्ट करंट की, अगर हम बात कर रहे हैं कि या तो वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है, लेकिन एक चीज़ जो निकल के आएगी वो ये है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी। क्या रहेगी, जो आपकी डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी आपकी, ये बात ध्यान रखना आप। क्या रहेगी, डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, पहली चीज़। दूसरी बात हमें जो देखनी है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं डायरेक्ट करंट के। जो डायरेक्ट करंट है उसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या निकल के आएंगे, वोल्टिक सेल है, ड्राई सेल है, डीसी जनरेटर्स हैं या ड्राई सेल्स हैं, बैटरी हो गई, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, डायरेक्ट करंट के।
अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, या तो वो पहली बात तो वो कांस्टेंट तो नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने बात करी कि कांस्टेंट है, यहाँ पर वो कांस्टेंट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे वो चेंज हो रहा है विद टाइम। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये चेंज होगा, कैसे चेंज विद टाइम, कैसे चेंज होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा विद टाइम, पहली बात, और उसकी डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी इसकी वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे, पीरियोडिकली, मतलब एक प्रॉपर टाइम के बाद। ये बात समझ आ गई आपको? तो हमने क्या देखा, हम बात जब कर रहे थे डायरेक्ट करंट की, तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्ट करंट का, वो कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बात करें अल्टरनेट करंट की, तो अल्टरनेट करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ, और उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी पीरियोडिकली, मतलब समय के साथ उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बदलेगी भी। इट इज़ डिनोटेड बाय AC। ये हमने पहली बात कर ली कि जो ये AC करंट होता है इसको हम AC से डिनोट करते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात क्या करें कि सम ऑफ ACs आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, थर्मल पावर जनरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। जो AC है, AC करंट जो है, इसी से हमारा क्या निकल के आता है, इन्होंने क्या बोला है कि जो सोर्सेज हैं, जैसे हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर की, या हम बात करें थर्मल पावर जनरेटर की और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स की, ये क्या है, ये सारे सोर्स हैं AC के। यहाँ से मतलब हमारे को AC करंट मिलता है, कैसे, न्यूक्लियर पावर जनरेटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, थर्मल पावर जनरेटर से। ये सारे क्या हैं, आपके AC जो करंट है उसके हमारे सोर्सेज हैं। ये बात क्लियर होगी आपको? द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय AC इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो कैसे समझ सकते हैं आप कि आपके पास एक टरबाइन है और वो टरबाइन रोटेट कर रही है, यहाँ पर एक टरबाइन ये रोटेट कर रही है और ये इससे टच हो रही है बार बार, मतलब यहाँ पे इससे टच होते हुए जा रही है। तो जब ये टच होगी तो यहाँ पर करंट जनरेट होगा, और ये एक बार में एक बार टच हुई, और ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो कितनी बार टच होगी, एक बार यहाँ पर टच होगी, एक बार यहाँ पर टच होगी, तो एक बार में तो 50 टाइम्स हो रही है, लेकिन टोटल कितनी बार टच हो रही है, 100 टाइम। तो कहने का मतलब इसका क्या है कि एक बार में 100 बार टच हुई, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1/100 सेकेंड। इसका जो हर्ट्ज होता है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, विच मीन्स 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब, इसको दोबारा समझना कि जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहली बात, जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में AC करंट की 50 हर्ट्ज है, मतलब कि एक सेकंड में वो 50 टाइम उस साइकिल को कंप्लीट कर रही है, लेकिन 50 टाइम कर तो रही है, लेकिन टच कितनी बार हो रही है, 100 बार। तो कहने का मतलब विच मीन्स द AC चेंज इट डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड, मतलब हर 100 सेकेंड में इतनी स्पीड से वो घूम रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन वो चेंज हो रही है। ये बात समझ आई? ये चीज़ क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ एक चीज़ और निकल के आती है AC में, जो हमें समझनी है कि जो AC है, AC जब हम इंडिया में बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ साइकिल्स को फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये बात समझ आ गई? नंबर ऑफ साइकिल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर रखना AC में। और जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में AC की, वो कितनी है, इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसको हम कभी और अच्छे डिटेल में समझेंगे। 50 हर्ट्ज है, यानी कि इसका अगर हम बात करें कि ये एक सेकंड में 1/100 में ये चेंज होती है, विच मीन्स दैट AC चेंजेस इट डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड। ये डायरेक्शन कितनी देर में चेंज करेगी, 1/100 सेकेंड में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी।
1/100th सेकेंड में ही अपनी डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ये बात भी ध्यान रखना। ये चीज़ समझ आ रही है? क्या बात करी अभी हमने देखा डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है, बट डायरेक्शन सेम रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है टाइम के साथ, डायरेक्शन रिवर्स होगी पीरियोडिकली, मतलब एक समय के बाद वो बदलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंडिया में 50 हर्ट्ज के हिसाब से एसी जनरेशन होता है, एसी में करंट जनरेट होता है अल्टरनेट करंट से। सोर्सेज हमने बात कर ली, थर्मल, न्यूक्लियर और आपका क्या हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मतलब जो डैम्स हो गए, जहाँ पे कोल से एनर्जी बन रही है, न्यूक्लियर एनर्जी हमने बात करी है ना। इसके बाद हम अगर देखें कि इन दोनों की हमने बात तो करी, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है एसी और डीसी में, क्या है कि अगर मेजर फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि डीसी इज दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि एक में तो जो हमारा डीसी उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बाकी अगर हम बात करें एसी में, इसमें डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना कि पीरियोडिकली चेंज हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही निकल के आता है कि डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि जो डिफरेंस है अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस जो निकल के आता है वो क्या है, डायरेक्शन है ना बच्चे। सबसे पहला डायरेक्शन इसका डिफरेंस है। दूसरी बात अगर हम करें क्या है कि द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरी बात जो निकल के आती है कि जब एसी की हम बात करते हैं, जब हम एसी जनरेशन की बात करते हैं, एसी करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम करंट ले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम एनर्जी लॉस होगी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पे करंट की। ये बात ध्यान रखनी है। एसी में क्या होगी, लेस लॉस ऑफ एनर्जी। ये बात क्लियर होगी, लेस लॉस ऑफ एनर्जी होती है एसी में। इतनी बात समझ आ गई। तो ओवरऑल जो हमने टॉपिक देखा आज, हमने बात करी एसी और डीसी करंट की। एसी करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है, डायरेक्शन सेम रहेगी। ऑल्टरनेट करंट की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइकिल्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इंडिया में द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्ज। कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज, और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है हर 1/100th सेकेंड पे। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अगर हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखें तो क्या आता है, सबसे पहले तो डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहेगी, इसमें सेम रहेगी। दूसरा कि एसी में पावर लॉस कम होगी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे कल जब हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम इसको एक बारी और डिस्कस करेंगे, इसके और मेन पॉइंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कंसिस्टेंट होंगी, टॉपिक्स को हम फटाफट ख़त्म करेंगे, और जो टॉपिक्स हमने पिछले साल भी पढ़े थे उसको भी हम दोबारा से रिपीट करेंगे इस साल के बच्चों के लिए, जिससे कि वो भी समझ पाएँ और वो भी अपडेटेड रहें कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें पुरानी थी, है ना। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है वीडियो में, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे एजुकेटिव एशियन नाम से आईडी है, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा। अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनानी पड़े उसको समझाने के लिए तो वो भी हो जाएगा, मतलब उसके लिए भी आपको कोई इशू नहीं रखना, बस अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कोशिश करें कि अपने एक फ्रेंड को भी बताएं जिससे कि उसकी भी हेल्प हो, और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि आपको अपनी पढ़ाई में एक रिदम बना के रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि साइंस, एसएसटी और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलना है। 2-2 घंटे साइंस और एसएसटी को और 1 घंटा मैथ्स को अभी दें, है ना। इस हिसाब से अपना एक रिदम डेवलप करें, जिससे कि आपको ज़्यादा लास्ट टाइम पे मेहनत ना करनी पड़े, कंसिस्टेंटली आपकी चीज़ें चलें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।